नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कृषि कैबिनेट पर कलह क्यों। जी हां, बड़वानी में हुई मोहन सरकार की कृषि कैबिनेट पर सियासी क्लेश देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बैठक के बहाने आदिवासी एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर बैठक जनजातीय अंचल में हो रही है तो आदिवासी समुदाय की जमीन, वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूल मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा पलटवार कर कहा है कि उनकी सरकार आदिवासी समाज के सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासियों से वोट लेने का काम किया है। कुल मिलाकर आदिवासियों को लेकर एक बार फिर पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बड़वानी में हुई कृषि कैबिनेट, अब आदिवासियों पर सियासत तेज। मोहन सरकार ने प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बड़वानी में कर प्रदेश के किसानों के लिए होली से पहले सौगातों का पिटारा खोल दिया। मोहन सरकार 16 योजनाओं पर करीब 28,000 करोड़ खर्च करेगी, लेकिन अब इस कैबिनेट पर सियासी पारा हाई है। वजह बड़वानी का आदिवासी बाहुल होना। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जब कृषि कैबिनेट जनजातीय अंचल में हो रही है तो घोषणाओं से ज्यादा जवाबदेही जरूरी है। पटवारी ने लिखा कि बड़वानी केवल कैबिनेट स्थल नहीं, ये प्रदेश की आत्मा का जनजातीय चेहरा है। अगर बैठक सच में किसान और आदिवासी के नाम पर है तो ज्वलंत सवालों के जवाब दिए जाएं। अब जीतू के सुर में सुर कांग्रेस नेता मिला रहे हैं और सवाल दाग रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी ने सही कहा। मुख्यमंत्री जी को जब जब आदिवासियों को आकर्षित करना होता है तब तक आदिवासियों के हित की बात करने लगते हैं। आज बड़वानी में कैबिनेट करके मुख्यमंत्री जी ने उस निमाड़ को क्या दे दिया, बताइए आप। लगातार निमाड़ का शोषण मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। सारा का सारा निमाड़ का फंड उज्जैन सिंहस्थ के नाम पर उज्जैन ट्रांसफर कर दिया गया। उज्जैन के अलावा कहीं कोई दिखाई नहीं देता क्या मुख्यमंत्री जी को? आदिवासियों की हितों पर काम करना जरूरी है। कैबिनेट करने से आदिवासियों का हित नहीं होगा। यूं तो इस बैठक में किसानों पर फोकस किया गया, लेकिन सियासत अब आदिवासियों के अधिकार और उनके मुद्दों को लेकर शुरू हो गई है। अब जीतू ने आरोपों के बाढ़ चलाए तो इस पर बीजेपी कैसे शांत रहती। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों की वोट तो लिए, लेकिन आदिवासियों के लिए काम कभी नहीं किया। भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व हमने घोषित किया। आदिवासी अंचल के प्रति हमारा सम्मान भी है। कांग्रेस वर्षों तक आदिवासियों के वोट तो लेती रही, लेकिन न तो भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व किया, न आदिवासी अंचल में सिंचाई का रकबे में उन्होंने कोई काम किया। वो एक वोट की राजनीति करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अपना बड़ा मन करके होली के अवसर पर उनको भी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन हम अपने उस निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि हम समग्र क्षेत्र में सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वर्ग हमेशा निर्णायक रहा है। ऐसे में बड़वानी में आयोजित कृषि कैबिनेट अब केवल किसानों की योजनाओं तक सीमित नहीं रही, ये आदिवासी राजनीति का भी बड़ा मंच बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सियासी जंग आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए है या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल 28,000 करोड़ की घोषणाओं के बीच बड़वानी से उठी सियासी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। हालांकि इसका असर आने वाले दिनों में कैसा पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कृषि कैबिनेट बैठक पर सियासी क्लेश क्यों मचा हुआ है। दूसरा सवाल, कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। तीसरा सवाल, बीजेपी ने आखिर क्यों कृषि कैबिनेट के लिए आदिवासी इलाके को चुना। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेत्री हिमानी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर आदिवासी बहुल क्षेत्र में कृषि कैबिनेट करने के पीछे क्या उद्देश्य था?
क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कैबिनेट से कुछ हित नहीं होने वाला आदिवासियों का, सारा पैसा उज्जैन ले गए, निमाड़ में का शोषण किया जा रहा है। और जीतू पटवारी ने बहुत सारे सवाल पूछे। जी, पहली बात तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस को हम धन्यवाद देते हैं कि वो इस प्रकार की मध्य प्रदेश की कैबिनेट का कॉग्निजेंस तो ले रही है। दूसरा जो विषय है, आज बड़वानी की जो पावन धरा पर आयोजित कृषि कैबिनेट कोई एक बैठक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अन्नदाता और जनजातीय भाई बहनों के प्रति डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक तरफ वो कांग्रेस है जिन्होंने दशकों तक आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा और निमाड़ को सूखे हुए पलायन के आंसू दिए, वही दूसरी ओर हमारी सरकार है जिसने आज 27,746 करोड़ रुपए की 16 विभागों की समग्र योजना को मंजूरी देकर विकास का नया अध्याय लिखा है। दूसरे हम बात कर ले, चाहे पहली बार उड़द पर 600 रुपए का ऐतिहासिक बोनस देने का विषय हो, सरसों को भावांतर का सुरक्षा कवच देने का विषय हो, या नर्मदा सरोवर को अत्याधुनिक एक्वापोनिक्स के जरिए मछुआरों की आय बढ़ाना हो, हम लिगेसी ऑफ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। दूसरी ओर आज का विपक्ष, हमारा जो मध्य प्रदेश का विपक्ष है, वो बौखलाया है। वो अपने भ्रामक विमर्श के माध्यम से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आदिवासियों को बरगलाने का इसके पूर्व भी प्रयास कर चुका है। लेकिन 2023 का विधानसभा का चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक एक मैंडेट प्रस्तुत किया था, जहां जनजातीय समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जनआकांक्षाओं का सम्मान और उसके वादे पूरे करने वाली सरकार के रूप में विश्वास दिखाया था। उसी प्रकार जीतू पटवारी कह रहे हैं घोषणाएं नहीं, जवाब चाहिए कि आदिवासियों के बैकलॉग के पद क्यों नहीं भरे गए, उन्हें छात्रवृत्ति समय पर क्यों नहीं मिल रही है, उनके लिए आपने क्या किया है, अपराध में शीर्ष पर है मध्य प्रदेश, ये सवाल उठाए उन्होंने। ब्रजेश जी, यदि आंकड़ों की तुलना कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल के समय यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने पैसा एक्ट लाया था। मध्य प्रदेश देश का वो अग्रणी राज्य था जिसने पैसा एक्ट का क्रियान्वयन किया। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में लगभग 90 विकास खंडों में पैसा कानून लागू कर 11,000 से अधिक ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन का सीधा अधिकार सौंपने का काम हमारी सरकार ने किया। तेंदु प्रताप पारिश्रमिक की बात कर लीजिए, 3,000 से बढ़ाकर 4,000 करने का काम हमारी सरकार ने किया। भारत में जो जनजातीय समुदाय सिकल सेल से ग्रसित रहता था, उसके लिए एक बृहद देश का सबसे बड़ा स्क्रीनिंग अभियान चलाकर मध्य प्रदेश की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका क्रियान्वयन किया था। 1 करोड़ से अधिक लोगों का उसमें स्क्रीनिंग किया जा चुका है। उसमें जेनेटिक स्टेटस कार्ड बांटे जा चुके। पीएम जन मन योजना जो प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए विशेष पिछड़ी जातियां, पीवीजीटीज, बैगा, भारिया, सहारिया जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय बजट मध्य प्रदेश को आवंटित करने का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। उसी प्रकार से 40,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक जनजातीय वर्ग के लिए उसकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट है। और आज ही मध्य प्रदेश की कृषि कैबिनेट के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपए का समग्र रूप से ये बजट आवंटन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हमने आंकड़ों के माध्यम से हमने काम करके दर्शाया। इसलिए जनजातीय समुदाय का विश्वास हम पे है। ठीक है, हिमानी जी वो डेटा दे रहे हैं कि क्या क्या किया है आदिवासियों को लेकर, चाहे भगोरिया को लेकर राष्ट्रीय पर्व घोषणा करने की बात हो या पैसा एक्ट की। वो कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है। तो आपको क्यों लगता है सिर्फ घोषणा हो रही है आदिवासियों के लिए बस? मुझे से कुछ लगने की बात नहीं है। जो कुछ भी जमीनी स्तर पर दिखाई देता है वही दिखाई सभी जनता को दे रहा है, विपक्ष को दे रहा है और सारी दुनिया को दे रहा है। बस सरकारी आंकड़े, कागजों की जो एक लंबी लिस्ट, तो एक लिस्ट में कर दे सकती हूँ। 28,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं कई और क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। पिछली बार एक किसी जिले में थे, वहां पर एक स्थानीय नेता को खड़ा कर दिया और उन्होंने एक पर्ची पकड़ा दी और वो बोलते गए मुख्यमंत्री जी चलो दिया, चलो दिया, चलो दिया। अब वो चीजें कितनी पहुंच पाती हैं, कितनी हो पाती हैं, ये हमने सबने देखा है। 22 साल के इनके शासन में मध्य प्रदेश में क्या क्या आदिवासियों के लिए हुआ है। पर्व को उन्होंने भगोरिया पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया। इससे आदिवासी जनजाति लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ा, उनके शिक्षा के स्तर पर क्या फर्क पड़ा, उनके रोजगार पर क्या फर्क पड़ा। अभी पिछले हफ्ते का ही आंकड़ा था कि कई बार विशेष परिस्थितियों में तो कांग्रेस सरकार अध्यादेश लाई हुई थी कि आदिवासियों की जमीन ऐसे ही नहीं बेची जा सकती। वो बीजेपी के नेताओं को विशेष वो करके कलेक्टर की परमिशन से बेची गई। तो इस तरह की धांधलेबाजियों के अलावा घोषणाएं करने में कोई अगर खर्चा होता, सीधे सीधे डेटा दीजिए ना, उन आदिवासियों की जमीन जो खरीदे कौन बीजेपी नेता है, उनके नाम भी उल्लेख कर दीजिए तो थोड़ा मजा आएगा, जैसे वो दे रहे हैं। क्या उन्होंने कोई नाम दिए किसी भी कांग्रेस नेता के? बताया किसकी योजना के लिए कितनी राशि दी है। और ब्रिजेश, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा हर डिबेट में कहती हूँ कि जब आपने आज 28,000 की घोषणा की और उसके बाद भी
10 सेकंड के बाद 11वीं सेकंड पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को कांग्रेस के शासनकाल से कंपैरिजन करना पड़ता है, तभी वहां पोल खुल जाती है कि कितनी खोखलापन कोई तो एक है, बेंचमार्क कितनी रहेगा ना। घोषणाएं हैं, सिर्फ घोषणाएं हैं, इसलिए तुलना करनी पड़ रही है कि उस समय ऐसा होता था, हमने ऐसा किया। मतलब आप बेहतर स्थिति में नहीं है, आपको तुलना करके बताना पड़ रहा है कि देखिए तब ये स्थिति थी, अब ऐसी है। वो भी इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश ने कई बार ऐसी शर्मिंदगी बर्दाश्त की है कि आदिवासियों के क्षेत्र में पूरे देश में ऐसी खबरें बनी जिनकी वजह से मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ, और इसी से ये पता चलता है कि उन्होंने आदिवासियों के भले के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। उनका शोषण और एक नेता हुआ करता था जो आदिवासी मूत्र करते हुए पकड़ा गया था, और उसके बाद उसकी दबंगई, बदतमीजी सभी ने देखी थी, और उसके ऊपर कार्रवाई करने में सरकार को कितना जोर आया था। जरा सा टुकड़ा उसके घर का एक टीन शेड से धराशायी किया गया था। ये सभी चीजें जो है मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति बयान करती हैं कि मध्य प्रदेश में अजय जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। आदिवासियों के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है, जवाब ले लीजिए अजय जी छोटा सा। ब्रजेश जी, तथ्यात्मक रूप से कांग्रेस की शासनकाल के समय मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए 24,000 करोड़ रुपए होता था। आज समग्र रूप से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 20 वर्षों के माध्यम से जो सुशासन स्थापित किया, अकेले जनजातीय समुदाय के लिए जो कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तो वो कह रहे हैं तुलना करना पड़ती है आपको बजट। नहीं, तुलना इसलिए करनी चाहती कि कोई तो भी पॉलिटिक्स में एक बेंचमार्क होना चाहिए। दिवालियापन का लक्षण है जी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा है। हिमानी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के एरा में कोई तो भी एक बेंचमार्क होता है जिससे आप आकलन कर एक-एक करके बोलिए, प्लीज। दूसरा ब्रजेश, जनजातीय समुदाय की बहुत चिंता हमारी बहन को है। हिमानी जी आ जाने दीजिए, जवाब आज मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। ब्रजेश जी, हिमानी जी जनजातीय समुदाय की मान अपमान की बात कर रही थी। जमुना देवी मध्य प्रदेश की जनजातीय समुदाय की कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता थी। जमुना देवी जी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह के शासनकाल में किस प्रकार अपमान के घूंट पी रही हूं। तो जनजातीय समुदाय से आने वाले बड़े नेताओं का कांग्रेस में किस प्रकार से दमन होता था। उन्हीं के भांजे उमंग सिंघार जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। कमलनाथ जी की सरकार में वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से वन मंत्री पर आरोप लगाते थे कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया है, सबसे बड़ा रेत माफिया है, सबसे बड़ा माफिया है। इस प्रकार से जनजातीय समुदाय के नेताओं के साथ में कांग्रेस ने कुठाराघात किया, ये इतिहास ने देखा है। इस पे आज चर्चा नहीं होगी। आज चर्चा होगी हमारी प्रतिबद्धता की। हमने जो जनजातीय समुदाय के लिए देखे देश में जमुना जी के भांजे को आपके जनजातीय समुदाय सिकल मंत्री बोले उस जबान समुदाय के लिए सोचिए कि जब नेता योजना को क्रियान्वयन 1 करोड़ से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग, उनको कार्ड बांटना, ये सब हमारी सरकार ने किया। ठीक तो हमने काम हिमानी जी, अजय जी लौट रहा हूं, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं, दूसरे दौर में आता हूं। हिमानी जी, अजय जी, दुबे जी, कृषि कैबिनेट हुई है, आदिवासी बहुल जिले में हुई है, तो इस पर ये कलह क्यों, सियासत क्यों हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, धुरी है आदिवासी प्रदेश में जी सरकार बनाने की। 22% लगभग आदिवासी जनसंख्या है प्रदेश की। 43 सीटें सीधे तौर पर आरक्षित हैं और लगभग 82 सीटों पर आदिवासी हार जीत का फैसला करते हैं। बिल्कुल। तो क्यों नहीं सियासत होगी? सबसे बड़ा वर्ग है ये जो सत्ता का उलटफेर करता है। यहाँ तक कहा जाता है जिधर आदिवासी उधर सरकार। अब ज्यादा दूर न जाए तो देखें, जब दिग्विजय सिंह थे तो आदिवासी उनके साथ थे। 2003 में आदिवासी जैसे ही भाजपा के पास आया, कांग्रेस सत्ता से गई। और फिर 2018 में जो कमलनाथ जो आदिवासी वर्ग में राजनीति कर रहे, छिंदवाड़ा में आदिवासी है, उनको लाए तो उन्होंने एक बार फिर आदिवासियों को अपनी तरफ जोड़ा और सरकार 2018 में कांग्रेस की आ गई। और बीजेपी ने फिर अपना जादू चला और फिर 23 में आदिवासी अपने पास ले आए। तो ये ऐसा तुरुप का इक्का है जिसको सबको ही अपने पास रखना चाहता है, जिधर आदिवासी उधर सरकार। तो यही कारण है कि खींचतान मची। आप देख रहे हैं लगातार 2018 के बाद से तो बिल्कुल टारगेट पॉइंटेड, बिल्कुल सीधा आदिवासी कैसे प्रभावित होगा। आप देखें जबलपुर में शंकर साय और उन सबकी जयंती में कैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रानी कमलापति स्टेशन का नाम और जो आदिवासी दिवस की घोषणा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं, उसने आदिवासी नेता प्रतिपक्ष बना दिया और वो उन बातों को याद कर रही जो उसके शासनकाल में आदिवासियों के हित में की। तो अब चूंकि आदिवासी क्षेत्र में किसान कैबिनेट होगी, कृषि कैबिनेट होगी, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस
बैठ ही नहीं रहेगी, उसको लगेगा कि ये वोट बैंक हथियाने की हमारी कोशिश है। और बीजेपी तो 2018 के बाद इतनी सतर्क है कि कोई मौका नहीं देना चाह रही विपक्ष को कि वो कैसे भी कुछ भी करके आदिवासियों को अपनी तरफ ले जाए। तो ये पूरी खींचतान मची हुई है अमृत वालों, पूरी रणनीति इसी के इर्द गिर्द है। आप देखें विजय साय की जगह और किसी जाति का मामला होता तो मुझे लगता है कोई इस्तीफा ले लिया गया होता। बिल्कुल इतनी बड़ी बयान था उनका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे चुका, लेकिन बयान नहीं लिया गया क्योंकि ये बहुत बड़े वोट बैंक का मामला है। तो दोनों ही दल अपना पूरा फोकस बनाए हुए हैं कि 2028 में यह वर्ग हमारी तरफ आ जाए, यह वर्ग हमारी तरफ आ जाए। इसी कोशिश में ये सब प्रयास होंगे, खींचतान होगी और ये अभी और एक्सीलेटर दबेगा इसका ब्रजेश जी, और तेज होगा इसका। अभी तो आप देखते जाइए और इसमें होगा, क्योंकि ये राजनीतिक समीक्षक भी मान चुके और राजनीतिक विश्लेषक भी सब मान चुके, उनके रणनीतिकार भी, कि आदिवासी को अपनी तरफ रखना है तभी सरकार बना पाएंगे। इसी कारण ये सब हो रहा है और कोई भी दल चुप नहीं रहेगा इस मुद्दे पर, तो बिल्कुल आर पार की होगी स्थिति। और मुझे लगता है कि तो हिमानी जी, कांग्रेस को कोई मौका नहीं दे रही बीजेपी कि आदिवासी वोट बैंक आपके पास जाए, इसलिए इस तरह के सियासी बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस को कोई मौका नहीं दे रही। अभी जैसे कि दुबे जी ने भी कहा कि हमेशा से आदिवासियों का विश्वास कांग्रेस में ज्यादा रहा है। एक आध बार यदि उन्होंने परीक्षण के तौर पर या कुछ किया तो उनको इसके बाद धोखा ही खाने को मिला है और उनका कहीं ना कहीं विश्वास टूटा है और वो लोग वापस कांग्रेस के ही पास आए हैं, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें सम्मान और वो मिलता है। अजय धवले जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म में चलती है, शॉर्ट टर्म में मेमोरी लॉस हो जाता है। 15 दिन पुरानी बात भूल गए कि आपको जमुना बाई याद है, उनके भांजे याद है और बाकी सब कुछ याद है, दिग्विजय सिंह का शासनकाल याद है। ये नहीं याद है कि आप अभी भी नेता प्रतिपक्ष जो जनजाति समूह से उनको औकात दिखाने का काम करते हैं। तो आप समझ जाइए कि आप ही के सवाल में जवाब उन्हीं जमुना बाई के भांजे को औकात दिखाते हैं। तो आप सोचिए आपने जनजाति वर्ग की क्या औकात मध्य प्रदेश में रखी हुई है। अब रही बात जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। मध्य प्रदेश की विरासत है, भगोरिया पर्व हो या टंटिया मामा का शौर्य गान गाना हो या आदिवासी जनजातियों को पूरी दुनिया से परिचित कराना हो, उनकी कल्चर और उनकी संस्कृति को, कि साथ ही साथ उस संस्कृति को पोषित करना और उन लोगों को उचित सम्मान देना, जीवन जीने के समान अवसर देना, शिक्षा देना, रोजगार देना। लेकिन हिमानी जी, कहीं तो कमी रही होगी ना। 2003 के बाद 2018 में आपके पाले में आए, फिर खिसक गए। ब्रजेश जी, इन लोगों का मैं इस मामले में ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग 2003 के जिन बजट की और इस सब की बात करते हैं और आंकड़ों के हिसाब से उस समय आटा किस रेट हुआ करता था, उस समय सोना किस रेट हुआ करता था, उस समय मुद्रास्फीति की दर क्या थी, उस समय मैं तो आदिवासियों के भरोसे की बात कर रहा हूं। रुपए की तुलना जब की जाती थी तो क्या काम होते थे। आपने महंगाई को इतना बढ़ा दिया है कि सिर्फ आंकड़े जो है बढ़े हुए दिखाई देते हैं। आप पहले जो 1000 रुपए में घर का राशन लाया करते थे, आज 5000 रुपए में भी नहीं आता है। उसकी तुलना अगर आप करेंगे तो आपके बजट समझ में आएंगे कि ये कहीं भी नहीं है और शून्य। बजट पे तो हम तमाम चीजों की चर्चा कर ली ना हिमानी जी। मैं तो आदिवासियों के भरोसे की बात कर रहा हूँ। कहाँ चूक हो गई? क्या आप मानती कहीं चूक हो गई 2003 के बाद, या 2018 में जो भरोसा आया था फिर छिटक गया? क्यों? बिल्कुल भी नहीं। 2018 में भी आदिवासी समुदाय ने साथ दिया था। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता 8 लोकसभा सीटों पर आदिवासी वोट बैंक को ही सहेजने की थी, जिसकी परिणाम स्वरूप इन्होंने ये ऐसी घोषणा तो आदिवासी बहुल सीट भी तो हार गए थे ना। आदिवासी समाज को लुभाया जा सके, लेकिन आदिवासी समाज के जो घर होते हैं, जिन घरों के अंदर लोग रहते हैं, जैसे कि आप ये देखिए कि बड़ी बड़ी जो राजनीतिक घटनाएं होता है उनसे आम आदमी के जीवन पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसके जीवन पर जिन चीजों से फर्क पड़ता है कि उसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, उसे स्वास्थ्य कैसा मिल रहा है, उसे दवाइयां, डॉक्टर किस तरह से उपलब्ध हो पा रहे हैं, उसकी नौकरी लग रही है कि नहीं। पूरे अलीराजपुर और इस तरह झाबुआ जिले जहां आज मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व मनाने गए हैं, वो पूरा इलाका माइग्रेशन की मार झेल रहा है। पूरा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में उनको रोजी तो वही सवाल आएगा ना कि पहले से अच्छी शिक्षा मिल गई होती, वहां पे युवा ग्राउंड लेवल पे काम हो गया होता तो ये रुक जाता ना। फिर आप कहोगे कि और ये स्थिति आपने और हमने पूरे मध्य प्रदेश ने कोविड के समय पर भी देखी थी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग। ठीक है अजय जी, पलायन क्यों हो रहा है जब आप इतनी योजनाएं लेकर आए हैं?
शिक्षा के क्या स्तर है वहाँ पर, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, पलायन भी एक बड़ी समस्या है। जब आप इतनी तमाम योजनाएं गिना रहे हैं तो फिर आदिवासियों में ये कमी क्यों क्षेत्रों में? देखिए ब्रजेश जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उन सारे कारणों को रखा कि वहाँ किस प्रकार से वाटर्स की स्कैरसिटी होती थी, खेती के लिए पानी की उपलब्धता ना होने की वजह से किसानों की किस प्रकार की दयनीय स्थिति थी, लेकिन सिंचाई का रकबा बढ़ाने से लेके उनके जीवन मान को और अच्छा करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 20 वर्षों में काम किया है। हम और बेहतर करेंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए वो चुनौती थी कि किस प्रकार से जो निमाड़ में पलायन होता था उस पलायन को रोकना। दूसरा विषय, अभी पूरी चर्चा से ब्रजेश जी एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस के पास न नीति है ना नियत है। पटवारी जी और उनकी पार्टी को आदिवासियों के ठोस निर्णय तब याद नहीं आए जब जनता द्वारा उन्हें सत्ता में बिठाया गया था। तब उन्होंने सिर्फ एक परिवार के नाम पर संस्थान रखे, अनेकों योजना एक परिवार के नाम पर रखी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल आने के बाद से और हमारी डबल इंजन की सरकार जब से देश में है, तब से भगवान बिरसा मुंडा के गौरव का विषय हो, टंट्या मामा और राजा शंकर शाह के गौरव का विषय हो, 40,000 करोड़ रुपए के जनजातीय बजट आवंटन का विषय हो, पीएम जन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के घर तक के सड़क पहुंचाने का विषय हो, सिकल सेल मिशन के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की चिंता का विषय हो, और आज 27,746 करोड़ रुपए की कृषि निवेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान और जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर करने का विषय हो। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया, हमारी सरकारों ने भविष्य संवारने का काम किया। जनता देख रही है और उनके साथ में कौन खड़ा है कौन नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बार बार विश्वास करने वाली अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देती है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखती है। और जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक सीट लोकसभा की जीती थी जहां जनजातीय समुदाय बहुत बाहुल्य सीट है, वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी 44 वर्षों के बाद में कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का वहां से सांसद आया। तो जनता का विश्वास जनादेश के माध्यम से स्पष्ट होता है। ब्रिजेश जी, हमारी नीतियों ने यह स्पष्ट किया है कि हमने विकास किया है, जनजातीय समुदाय के जीवन को और अच्छा करने के लिए हमने बेहतर काम किया है। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे, भारतीय जनता पार्टी पे, जनप्रतिनिधियों पे वहां के जनजातीय समुदाय का विश्वास है। ठीक है दुबे जी, तराजू के एक पलड़े में कांग्रेस, दूसरे में बीजेपी, किस पर भरोसा करेगा आदिवासी वर्ग? आदिवासी तो छटपटा रहा है भरोसे के लिए। पहले आजादी के बाद कई वर्षों तक वो कांग्रेस के साथ रहा, फिर उसने अपनी कुछ दल बनाए, गौड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी, जेएस और भी, वो भी धीरे धीरे करके बिखर गए। फिर भाजपा में आया, फिर कांग्रेस में गया, अब फिर भाजपा की तरफ है। तो अभी तक तो तय नहीं हो पाया कि आदिवासी किधर है। और ये खींचतान जिस तरह से चल रही है, हमारा 2028 का चुनाव तय कर देगा कि आदिवासी अब किसके साथ रहेगा। क्योंकि एक निर्णायक वो चाहता है स्थिति ऐसी कि गारंटी वाली कि कौन उनके हित में काम करेगा, कौन उनके नेतृत्व को प्रमोशन देगा। बहुत सारी अभी लेकर अधिकांश आदिवासी भाजपा के साथ है, क्योंकि उसके आदिवासी विधायक अधिकांश जीत कर आए हुए हैं और विभिन्न योजनाएं भी वो चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित और सवर्ण खासकर ब्राह्मणों को फिर से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो खींचतान है वोटों का गणित है, ये पूरा वोट का मामला है। और दोनों ही दल बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि यह वर्ग उनकी तरफ से जाए। भाजपा में तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरी पट्टी है, छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक जो आदिवासी बेल्ट है, पूरा बिहार, ये सब पूरा झारखंड, तो वो पूरे वर्ग को ही ऐसा करना चाहती जैसे पूरे देश में उसको फायदा। तो ये चुनावी गणित है, दोनों ही दल आदिवासियों और किसानों को साधना चाहते हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो समय बताएगा कि कौन साथ पाता है। अभी बीजेपी के पाले में है आदिवासी वर्ग। कांग्रेस चाहती है कि ये उसका पुराना वोट बैंक वापस घर आ जाए, उसके लिए जतन कर रही है। उसके जतन कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। 2028 में तय होगा कि आदिवासी किस पर भरोसा कर रहे हैं या किस पर भरोसा करेंगे। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।